हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्ज़ाम। आज हम देख रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और जो गत वर्ष में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पेपर हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। इसमें हमने 3 प्रश्न लिए हैं समय प्रबंधन से। पहला है समय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। दूसरा है बेहतर समय प्रबंधन की तकनीक समझाइए या तकनीकों को समझाइए। अगला है स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण की व्याख्या कीजिए या स्मार्ट लक्ष्य क्या है। तो ये 3 प्रश्न हैं और इसके अलावा भी जो समय प्रबंधन से प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में आ जाता है तो मेरा विश्वास है कि आप उसमें 60 से 65% तक सटीकता से आंसर लिख के आ जाओगे और अच्छे पेज भी आप एग्ज़ाम में समय प्रबंधन से अगर कोई आउट प्रश्न भी आया है जो इस वीडियो में नहीं है उसमें भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देकर आते हो और वीडियो पर कमेंट करते हो कि मैंने आपकी वीडियो देखी और उससे मेरे बहुत सारे प्रश्न आए हैं और मैंने बहुत सारे पेज भरे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कमेंट मेरे लिए 100 लाइक और 100 कमेंट से भी ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लिया है समय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, समय प्रबंधन की तकनीकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर स्मार्ट लक्ष्य जो मैंने लिया है तो ये समय प्रबंधन की तकनीक के अंतर्गत ही आता है, इसलिए हम इसको समय प्रबंधन की तकनीक में ही समझेंगे। शुरुआत करते हैं। हमारा प्रश्न है समय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। एक व्यक्ति जो निर्धारित समय के अनुसार कार्य एवं कर्तव्यों का आयोजन करता है वह अधिक अनुशासित, संगठित और कुशल बन जाता है। समय प्रबंधन कार्यों को उनके महत्व के आधार पर प्राथमिकता देने और महत्वपूर्ण सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। यानी जो समय प्रबंधन है, जैसे आपके 4 दिन बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर है और ये पेपर महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इसमें आपके अच्छे नंबर आएंगे तभी आपका एक अच्छा भविष्य निर्धारित होगा। तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा, इसलिए जो आपकी दैनिक रूटीन है या दैनिक कार्यप्रणाली है या दैनिक जो आप कार्य करते हैं उसमें आप 2 घंटा अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर रोज़ लगा रहे होंगे तो क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर पास आ गया है तो इसको महत्व देते हुए हम 4 घंटा इसका अध्ययन करेंगे और बाकी जो आपका रनिंग करना है या मनोरंजन के लिए फिल्म देखना है या और भी आपके ऑफिस के या जॉब में कोई काम हो तो उसके हिसाब से आप थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन जो अभी महत्वपूर्ण है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समय प्रबंधन का ही एक उदाहरण है और यही समय प्रबंधन है। रचनात्मक रूप से निष्पादन के लिए एक व्यक्ति की ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है और जिम्मेदारियों के प्रत्यायोजन के लिए कार्य विभाजन को बढ़ावा देता है। यह उन व्यक्तियों की प्रसन्नता और सफलता को बढ़ाने में योगदान देता है जो समय प्रबंधन का सख्ती से पालन करते हैं। वे बिना किसी प्रकार के तनाव के अपने व्यक्तित्व और व्यवहारिक जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। जैसा कि हमने अभी थोड़े दिन पहले तनाव प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, तनाव के कारण और तनाव प्रबंधन के उपाय, ये वीडियो बनाया था। तो उसमें हमने जो तनाव प्रबंधन का उपाय था उसमें एक पॉइंट लिखा था समय प्रबंधन। समय प्रबंधन से आप तनाव भी कम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं समय प्रबंधन तनाव को कम करने में भी सहायक होता है, क्योंकि इससे जो आपके काम के प्रति आपकी रुचि बढ़ती है और आपको फ्री टाइम नहीं मिलता है कि आप तनाव लें। तो ये बात थोड़ी यहाँ से रिलेट करती हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझाया। क्योंकि तनाव की स्थिति एक व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है जिसे समय प्रबंधन के माध्यम से बदला जा सकता है। यानी तनाव को समय प्रबंधन के माध्यम से कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि आप समय का अच्छे से अगर मैनेजमेंट करेंगे तो आपको जो तनाव हो रहा है या जो आपका मन तनाव के प्रति आकर्षित हो रहा है कहीं ना कहीं उससे हट जाएगा और अपने कार्य में रुचि दिखाने लग जाएगा। समय प्रबंधन समय को विशेष रूप से काम में उपयोगी और प्रभावी तरीके से उपयोग करने का अभ्यास है। यह देखा गया है कि एक व्यक्ति कई कार्यों में शामिल रहता है, जैसे दैनिक गतिविधियाँ, नौकरी से संबंधित कर्तव्य का पालन,
मनोरंजन गतिविधियाँ जैसे कि फिल्म देखना, पार्टियों में जाना या भाग लेना, दोस्तों और परिवार के साथ बाहर जाना आदि शामिल है। यह उल्लेखनीय है कि जब कोई व्यक्ति मल्टीटास्किंग करता है, विशेष रूप से एक कामकाजी महिला जो उदाहरणतः एक बैंक में प्रबंधक के पद पर कार्यरत, जिसके पास न केवल कार्य निष्पादन और उत्पादन में सुधार के लिए बल्कि तनाव से बचने के लिए एवं व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन को संतुलित बनाए रखने जैसे कई कार्य होते हैं, अंततः उसे और अन्य लोगों के लिए समय प्रबंधन को लागू करना आवश्यक है। यानी इसमें जो उदाहरण दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलते, उदाहरण तो बहुत सारे हैं लेकिन इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो एक जो कामकाजी महिला है यानी जो बैंक मैनेजर के पद पर है, तो उसे क्या करना है कि उसे जो अपना बैंक का काम है वो सारा अच्छे से करना है, अपने बैंक को एक अच्छे स्तर पर ले जाना है, बैंक में सुविधा फैसिलिटी ये सभी प्रोवाइड कराना है और अच्छा व्यवहार वहाँ भी दिखाना है, और घर में भी माँ बाप और जो बच्चे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, और भी जो रिलेटेड हैं उनके साथ संतुलित रूप से व्यवहार करना या संतुलित रूप से जीवन बनाए रखना। कहीं ना कहीं ये तभी संभव हो पाता है जब हम समय प्रबंधन को सही तरीके से लागू करें, क्योंकि जो समय प्रबंधन होता है उसके माध्यम से हम अपने जो कार्य है उनको अच्छी तरीके से कर पाते हैं। सभी के पास 24 घंटे होते हैं, एक खाली आदमी बैठा रहता है उसी के पास भी 24 घंटे होते हैं, और जो पूरा दिन काम करता है और अलग अलग तरीके का काम करता है उसके पास भी 24 घंटे हैं। और जो खाली आदमी रहता है अगर उसने समय प्रबंधन का अच्छे से पालन नहीं किया होगा तो वो अपना जो व्यवहार है किसी भी मतलब जो रिश्तेदार है, घर परिवार है और दोस्त है उनके साथ अच्छा या संतुलित नहीं कर पाएगा। और अगर एक आदमी जॉब करता है और उसने अपना समय प्रबंधन की तकनीक अपना रहा है तो वो कहीं ना कहीं जॉब करते हुए भी अपने परिवार को, अपने घर वालों को, अपने जो दोस्त हैं उनसे अच्छी तरह से व्यवहार करेगा और उनको अच्छा टाइम दे पाएगा। तो यहाँ पर समय प्रबंधन की महत्वता मैंने आपको बताई है। एक लाइन ये बहुत सारी किताबों में मैंने देखी है और हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में आ जाए। शायद रिक्त स्थान तो अभी फिल इन द ब्लैंक्स तो अभी बंद हो चुके हैं, तो शायद ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में आ सकता है कि समय और ज्वार किसी का इंतज़ार नहीं करते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने 2-3 किताबों में देखा है इसलिए यहाँ पर थोड़ी ये लाइन ऐड की है। समय प्रबंधन की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। सही काम करने के लिए सही समय का चयन भी समय प्रबंधन है। जैसे कि आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप सुबह 6 बजे उठे या 5 बजे उठे, तो 5 से 6 बजे के बीच में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक समय प्रबंधन ही है, क्योंकि सही समय पर सही काम करना ही समय प्रबंधन कहलाता है या समय प्रबंधन है। समय की सदैव मात्रा सीमित होती है, अंततः समय का उचित उपयोग करना ही समय प्रबंधन ही है। प्रबंधन किसी संस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए नहीं बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के सफल संचालन के लिए भी अति आवश्यक है। यानी हम मैनेजमेंट करते हैं किसी स्कूल का या किसी भी जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनका, तो उनके लिए तो आवश्यक ही है, लेकिन मैनेजमेंट हमारे जीवन के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए भी उससे ज़्यादा आवश्यक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान देने योग्य है। अब है समय प्रबंधन की तकनीकें। तो जो स्मार्ट लक्ष्य मैंने प्रश्न बनाया था, तो स्मार्ट लक्ष्य का अध्ययन भी हम इसी में करेंगे, क्योंकि स्मार्ट लक्ष्य भी समय प्रबंधन की तकनीक में आता है। तो समय प्रबंधन की क्या तकनीकें हैं, सबसे पहले तो हम वो जानते हैं। तो पहला है स्मार्ट लक्ष्य, दूसरा है प्राथमिकता निर्धारण, तीसरा है सर्वोत्तम उत्कृष्टता, चौथा है टू डू लिस्ट, पांचवा है कुशल स्व प्रबंधन, सुव्यवस्थित प्रणाली, 7th है योजना, और लास्ट वाला है अभिप्रेरक कार्य संस्कृति। तो हम देखते हैं सबसे पहले स्मार्ट लक्ष्य। स्मार्ट लक्ष्य, इससे प्रश्न ऐसा आता है कि स्मार्ट लक्ष्य से आप क्या समझते हैं। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण की व्याख्या कीजिए। स्मार्ट लक्ष्य कैसे बनाए जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में देखे गए हैं। तो देखते हैं स्मार्ट लक्ष्य को। सभी लक्ष्य चाहे व्यक्तिगत हो या संगठनात्मक स्मार्ट होने चाहिए, जो विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, यथार्थवादी और समयबद्ध हो। यहाँ पर जो आपको 5 बातें अभी मैंने बताई हैं, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, यथार्थवादी और समयबद्ध, इन 5 बातों को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि जो स्मार्ट शब्द की मीनिंग है SMART, जो स्मार्ट शब्द की स्पेलिंग है, इसमें जो एक एक लेटर है कहीं ना कहीं स्मार्ट लक्ष्य की तरफ जो आपका इसका फुल फॉर्म है वो बताता है। यहाँ पर एस से आ जाएगा स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, एम से आता है मेजरेबल यानी मापन करने योग्य, यानी वह लक्ष्य जो विशिष्ट हो और मापने योग्य हो यानी मेजरेबल हो। ए से आ जाएगा अचीवेबल यानी जो लक्ष्य प्राप्त करने योग्य हो। आर से आ जाएगा रिलेवेंट यानी यथार्थवादी या प्रासंगिक हो। और टी से आ जाएगा टाइम बाउंड यानी समयबद्ध, यानी जो लक्ष्य समयबद्ध हो यानी टाइम बाउंड हो, जिसमें एक समय सीमा हो। कहीं ना कहीं ये पांचों तत्व जिसमें हो वो स्मार्ट लक्ष्य हैं। तो स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण करने के तत्व भी यही हैं, तो हम इन्हीं को समझते हैं। यहाँ पर एस से स्पेसिफिक यानी विशिष्ट लक्ष्य स्पष्ट होते हैं और इनमें कोई अस्पष्टता नहीं होती। एम से आ जाएगा मेजरेबल यानी मापने योग्य लक्ष्य, ये मात्रात्मक होते हैं और इस प्रकार उनका व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है। ए से आ जाएगा अचीवेबल यानी प्राप्त करने योग्य लक्ष्य, उन्हें प्राप्त करने के लिए उपलब्ध मानव और वित्तीय संसाधनों के अनुसार होते हैं। यथार्थवादी यानी रिलेवेंट, यथार्थवादी लक्ष्य एक विशेष समय अवधि में उनकी व्यवहारिकता और कार्यान्वयन क्षमता पर आधारित होते हैं। और टी से आ जाएगा टाइम बाउंड यानी समयबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न लक्ष्यों की समय सीमा की पहचान आवश्यक है। यदि कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है यानी अगर किसी में लक्ष्य में समय सीमा तय नहीं है तो कार्यों को स्थगित करने की संभावना होती है। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि बिना समय सीमा के लक्ष्य मृत लक्ष्य हैं। तो यहाँ पर ये बात कही गई है लास्ट वाले पॉइंट में कि किसी भी लक्ष्य में समय सीमा का होना ज़रूरी है। अगर किसी लक्ष्य में समय सीमा नहीं है तो उस लक्ष्य के प्रति जो हम काम करते हैं कहीं ना कहीं उन कार्यों को स्थगित होने की संभावना ज़्यादा होती है। और एक सिद्धांत है कि बिना समय सीमा के लक्ष्य मृत लक्ष्य हैं। लेकिन जो अभी हमने विशिष्ट मापने योग्य पढ़े, इनको हम एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं ताकि आपको समझ में जल्दी आए। तो यहाँ पर जो विशिष्ट लक्ष्य होते हैं यानी जो आपका कोई भी एक आप लक्ष्य बना लीजिए, जैसे आप अभी 12th करी है आपने और BA फर्स्ट ईयर में है। अगर आपका कभी टीचिंग लाइन में जाने का मन हो तो आपको एक लक्ष्य बनाना है कि मुझे सबसे पहले तो एक विशिष्ट बनाना है कि अगर टीचर भी बनना है तो कैसा बनना है, प्राथमिक शिक्षक बनना है, माध्यमिक बनना है या फिर व्याख्याता बनना है, कैसा बनना है। तो आपको सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि मुझे प्राथमिक बनना है, PS का बनना है तो PS का बनना है। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, इसमें कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। मापने योग्य लक्ष्य यानी जो आपका लक्ष्य है PS का टीचर बनना, तो उसके लिए जो आप काम कर रहे हो वो मापने योग्य है या नहीं। सबसे पहले तो अगर आपने टेट एग्ज़ाम दी है तो अगर आपने प्री पास कर रखा है, मेंस पास कर रखा है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैंने इतनी तैयारी कर ली है यानी इतना मूल्यांकन आप अपना कर लोगे। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दी है और इसकी आप तैयारी ही कर रहे हो तो आप टेस्ट के थ्रू या जो मॉक टेस्ट आते हैं उनके थ्रू आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो। अगला है प्राप्त करने योग्य, क्या लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हो, बात है इसमें क्या आप लक्ष्य को प्राप्त करने योग्य हो कि नहीं हो और क्या लक्ष्य आपके योग्य है कि नहीं है। अगर आप में योग्यता ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे व्याख्याता बन सकते हो, आप PS का टीचर बनने की क्या करोगे। और अगर आप में उसकी योग्यता नहीं है यानी आप PS के टीचर बनने की योग्यता नहीं रखते, शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं आप भी उसे प्राप्त करने योग्य नहीं हो। तो ये दोनों तरफ से दोनों बातें होती है इसमें। अब है यथार्थवादी यानी प्रासंगिक, यानी जो आपका लक्ष्य है उसका मूल्य वास्तविकता में है कि नहीं है, कि बस आप टीचर बन जाओगे और उसके बाद कोई मतलब नहीं, आपका समाज सोसाइटी में उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये यथार्थवादी है। समयबद्ध यानी आप अपने लक्ष्य को कितने दिनों में प्राप्त कर लोगे। जैसे आपका लक्ष्य कोई टीचर बनना है
तो उसकी विज्ञप्ति जारी होती है अभी, और उसकी एग्ज़ाम जो मेंस होती है वो 1 साल बाद होती है। उसी वही निर्धारित करेगी कि आप टीचर बन सकोगे कि नहीं बन सकोगे। तो जो आपके लक्ष्य को लेकर समय सीमा है वो कहीं ना कहीं 1 वर्ष की है, और इसी में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकोगे। तो यहाँ पर समय सीमा का होना ज़रूरी है। यदि कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है तो कार्यों को स्थगित करने की संभावना होती है। यानी अगर आपने विज्ञप्ति फॉर्म भर दिया है और एग्ज़ाम का आपको पता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप वैसी तैयारी नहीं कर सकोगे जैसी आपको एग्ज़ाम डेट पता होती और तब करते। तो अब थोड़ी सी यहाँ पर और डिटेल है। स्मार्ट होने के अतिरिक्त लक्ष्य चुनौतीपूर्ण और मध्यम रूप से कठिन होना चाहिए, तभी तो स्मार्ट लक्ष्य कहा जाएगा। सभी जो अपना एक लक्ष्य बनाकर काम कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन जो स्मार्ट लक्ष्य होता है आपको कम टाइम में ज़्यादा अचीवमेंट चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक स्मार्ट लक्ष्य के थ्रू ही होगा, और उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगी, ज़्यादा योजनाएं बनानी पड़ेगी, ज़्यादा आपको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रिपेयर होना पड़ेगा, अन्यथा व्यक्ति या संगठन विकसित नहीं होंगे। संगठन चुनौतियों का सामना करने के लिए ऊर्जा और संसाधन पैदा करते हैं। यह उपलब्धियों और प्रेरणा का एक प्रमुख विशेष। इसके अतिरिक्त इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि लक्ष्य कठोर नहीं होने चाहिए और इनमें आकस्मिक स्थितियों के अनुसार समायोजन की अनुमति के लिए पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए। तो यह हमने समझा स्मार्ट लक्ष्य क्या है, जो एक समय प्रबंधन की तकनीक भी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि स्मार्ट लक्ष्य क्या है। अब है प्राथमिकता निर्धारण। समय प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण तकनीक प्राथमिकता तय करना भी है, अर्थात कार्यों को उनके महत्व और तत्कालिकता के अनुसार वर्गीकृत करना और फिर उन्हें उनके महत्व के अनुसार व्यवस्थित करना है। इस तरह महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक कार्यों की सूची में सबसे ऊपर होंगे। यानी जो मैंने वीडियो शुरू होते ही आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपका बीए में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर है वो 2 दिन मतलब बाद ही है, तो उसके लिए आपको तैयारी यहाँ पर ज़्यादा करनी पड़ेगी। यानी पेपर महत्वपूर्ण है, उसलिए उसका जो महत्व है वो ज़्यादा होगा। तो जो आपका टाइम शेड्यूल है उसमें कहीं ना कहीं आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो विषय है उसकी तैयारी के लिए समय बढ़ाना होगा। तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ में तत्कालिकता होती है यानी जो तुरंत होने वाली होती है उसको हम प्राथमिकता के रूप में सेट कर सकते हैं। सर्वोत्तम उत्कृष्टता। तो यहाँ पर सर्वोत्तम उत्कृष्टता जो शब्द है इसकी हम समरी तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक उदाहरण से समझते हैं कि सर्वोत्तम उत्कृष्टता होती क्या है। यानी जो 12th के बाद जो बच्चे होते हैं वो आर्मी वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें 1600 मीटर आपको दौड़ना होता है। तो जो एज ग्रुप होता है यानी जब आप प्रैक्टिस करते हैं दौड़ने की, तो जैसे 15-20 बच्चों का एज ग्रुप है, तो उसमें आप 1600 मीटर दौड़ रहे हैं और आपकी टाइमिंग उसमें 5 मिनट आ रही है और आप सबसे आगे हैं। तो आप 5 मिनट पर नहीं बैठे रहेंगे, आप और भी मतलब कम लाने का प्रयास करेंगे। यानी उत्कृष्टता से भी सर्वोच्च या सर्वोत्तम उत्कृष्टता की तरफ जाएंगे, क्योंकि कोई बंदा ऐसा होगा कि आपको भी पछाड़ के आगे चला जाए। तो यहाँ पर 5 मिनट से हम कम करेंगे और कम करेंगे। 4:55, 4:30, 4:50, तो कुछ इस तरह की हम टाइमिंग लाने का प्रयास करेंगे और समय मिलने पर या उपयुक्त परिस्थिति देखकर इससे भी कम हम टाइमिंग लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ एक सर्वोत्तम उत्कृष्टता का उदाहरण आपको देखने को अपने आप में मिल जाता है। अब चलते हैं इसके समरी पर। उत्कृष्ट का अर्थ है किसी के निष्पादन में निरंतर सुधार और वृद्धि करना। समय का सदुपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह उत्पाद और सेवाओं में गुणात्मकता उत्पन्न करे। उत्कृष्टता के दर्शन का अर्थ हमेशा अच्छे से बेहतर की ओर बढ़ना है, इसलिए उत्कृष्टता को अंतिम लक्ष्य न मानकर एक निरंतर यात्रा के रूप में माना जाना चाहिए। जो मैंने आपको समझाया है कि आपके अगर 5 मिनट टाइमिंग आ रही है तो वो अंतिम लक्ष्य नहीं है, आपको और भी आगे बढ़ते जाना है। प्रैक्टिस कर करके परफेक्ट बनना है। अगला है टू डू लिस्ट। टू डू यानी टू से टुडे और डू से करना, यानी आज क्या काम करना है उसकी लिस्ट एक दिन पहले बनाना या उससे पहले बनाना। यानी जैसे कि मैं आज आपको यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे कल क्या काम करना है वो सारा मैं शेड्यूल आज बनाऊँगा कि मुझे कल
उतनी बजे उठना है और उठ के 1 घंटा एक्सरसाइज करना है, उसके बाद मुझे वहाँ जाना है, वहाँ ये काम करना है, उसके बाद फिर दूसरी जगह जाना है, दूसरी जगह ये काम करना है, फिर घर पर आना है, फिर ये काम करना है। कहीं ना कहीं एक कार्यों की सूची जिसे हम टू डू लिस्ट कह सकते हैं। तो समरी देखते हैं इसकी। टू डू सूची उन कार्यों की सूची है जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता है। सूची में शामिल कार्य जैसे ईमेल का उत्तर देना जैसी सरल गतिविधियों से लेकर प्रोजेक्ट बनाने जैसी जटिल कार्यों तक हो सकते हैं। यानी सुबह उठकर एक्सरसाइज करने से लेकर और भी दिन के जो जटिल काम हैं उन सभी का एक शेड्यूल बनाना, यही एक टू डू लिस्ट के अंतर्गत आता है। टू डू लिस्ट का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा विशिष्ट समय का उल्लेख करता है, जब दिन के लिए सूचीबद्ध प्रत्येक कार्य किए जाए। यानी विशिष्ट हिस्से में क्या है, समय का उल्लेख। जैसे 6 बजे उठना, 6 से 7 एक्सरसाइज करना, 7 के बाद ऑफिस या फिर जॉब के लिए जाना, उसके बाद 2 बजे या 3 बजे वापस आना, उसके बाद जो भी आपका और भी काम है उसके हिसाब से टाइम उसमें रहता है। कुशल स्वप्रबंधन। स्वप्रबंधन में पुरानी अनुत्पादक और नकारात्मक आदतों से छुटकारा पाना और नई सकारात्मक आदतों को बनाना और मजबूत करना है। स्वप्रबंधन एक अवधारणा है जो हर दिन नए आयाम प्राप्त कर रही है। जीवन में अनुशासन और वर्तमान काल में सावधानी विकसित करने के अतिरिक्त इनमें किसी की प्रकृति को नियंत्रित करना, मनोदशा को नियंत्रित करना, क्रोध को नियंत्रित करना, तर्क संगत व्यवहार करना, सबसे विशेष रूप से बुद्धिमानी से समय प्रबंधन करना शामिल है। इस तरह समय प्रबंधन या के तकनीक में स्व प्रबंधन ऐड किया गया है, क्योंकि स्व प्रबंधन यानी स्वयं को नियंत्रित करना किसी भी परिस्थिति के लिए। अगर कोई आज सुना रहा है तो मजबूत बने और कल इतनी ताकत विकसित कर ले कि वो आपके सामने बोल के खड़ा नहीं रह सके। अगला है सुव्यवस्थित प्रणाली। संगठन में समय प्रबंधन विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले श्रमिकों की शैलियों से प्रभावित होता है। एक सुनियोजित प्रबंध प्रणाली में दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए विकासशील साधनों पर ध्यान दिया जाता है। कार्यस्थल पर प्रतिक्रिया और विधियों में लगातार सुधार करने, उपकरणों को बनाने, कर्मचारी कौशल में सुधार करने, दस्तावेजीकरण और प्रबंधन को व्यवस्थित करने, वित्तीय प्रबंधन को त्रुटिहीन बनाने, प्रशासन में मानवीय संबंधों को सुव्यवस्थित करने, परिचालन में विलंब को कम करने, कागजी कार्रवाई को कम करने और नियमित कार्यों को पूर्ण करने की गति तेज करने की आवश्यकता है। तो सुव्यवस्थित प्रणाली यानी जब किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, मैनेजर के रूप में हैं, तो कहीं ना कहीं अपने एक सिस्टम को इस प्रकार रखें कि बिल्कुल सटीकता से 100% एक्यूरेसी के साथ काम होना चाहिए। अगर कोई कस्टमर आया है तो उसको तुरंत जो चीज़ चाहिए उसको वो बताना, उससे संतुष्ट करके बिल्कुल 100% जो एक्यूरेसी होती है यानी शुद्धता होती है काम करने की, उस तरीके से काम करना कि एक मैनेज करना सभी चीज़ों को एक कड़ी के रूप में। जैसे कस्टमर आया, उसको कोई चीज़ नहीं पसंद आई तो दूसरे डिपार्टमेंट में भेजते हैं, तो तुरंत दूसरे डिपार्टमेंट में आदमी आएगा, उसको लेकर जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिना कागजी कार्रवाई यानी बिना फॉर्मेलिटी किए तुरंत जो काम होता है बिल्कुल प्रभावशील तरीके से, वह सुव्यवस्थित प्रणाली के थ्रू होगा, बिल्कुल एक्टिव तरीके से। अब है योजना। नियोजन एक विशिष्ट अवधि में कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना होती है। यह उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग की सुविधा प्रदान करता है, दक्षता बढ़ाता है, सामग्री और मानव संसाधनों के दोषपूर्ण प्रयोग को रोकता है, समय का सर्वोत्तम उपयोग करने में मदद करता है और उच्च उत्पादकता के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। तो ये भी एक समय प्रबंधन की तकनीक है, योजना भी, तो आपको ध्यान रखना है। अब अंतिम तकनीक है अभिप्रेरक कार्य संस्कृति। ये पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है, यानी 2 तरह की होती है, आपको ध्यान रखना है, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक में क्या है, काम समय पर न करना, और पॉजिटिव में क्या है कि काम समय पर करना और पर्याप्त तालमेल हो कर्मचारियों के बीच। कार्य संस्कृति से तात्पर्य कार्य के प्रति कर्मियों के दृष्टिकोण, मापदंड, आदतों और व्यवहार से है। समय के साथ एक संगठन में कार्य निष्पादन की संस्कृति विकसित होती है जो इसके कामकाज की विशेषता होती है। जब सुस्ती, समय पालन में कमी, शिथिलता और संगठन में कार्य स्थानांतरण करना होता है तो यह नकारात्मक कार्य संस्कृति का प्रतीक है।
दूसरी ओर एक सकारात्मक कार्य संस्कृति काम के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी की भावना से चिन्हित होती है। सकारात्मक कार्य संस्कृति का संगठन के कार्य निष्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस वीडियो में हमने जाना समय प्रबंधन की 8 तकनीकों को: स्मार्ट लक्ष्य, प्राथमिकता निर्धारण, सर्वोत्तम उत्कृष्टता, टू डू लिस्ट, कुशल स्व प्रबंधन, सुव्यवस्थित प्रणाली, योजना, कार्य संस्कृति। तो इन 8 समय तकनीकों को हमने इस वीडियो में जाना। साथ ही साथ समय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं और स्मार्ट लक्ष्य के बारे में भी हमने इस वीडियो में विस्तृत समझा। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।